आए हैं बुलंदशहर से सभी साथीगण, इन सबको बहुत बहुत स्वागत है जेवर में। और धन्यवाद कि आप अपना काम धंधा छोड़ के यहाँ पे हमारे बीच में आए। क्योंकि एक तो होता है कि हम किसी काम से किसी मतलब से दूसरे के घर जाते हैं, दूसरे के एरिया में जाते हैं। आप लोग हम लोगों से कभी मिले नहीं थे, हम लोगों से कभी परिचित नहीं थे। आप लोग जितने बैठे हैं कभी इनको देखा था, लेकिन फिर भी ये हमें अपना मान के ये तो सीधे डॉक्टर अंबेडकर पार्क पर गए थे। और पार्क में जाने के बाद में इन्होंने पूछा कि यहाँ बाबा साहब को मानने वाले लोग कहाँ रहते हैं, तो इन्हें ये बेटा ले आया यहाँ पे इस गली में कि इस गली में बाबा साहब के मानने वाले लोग रहते हैं। तो अब यहाँ पे बात हो गई, पहचान हो गई और बाबा साहब की दो बात हो गई। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अपना घर छोड़ के जिस दिन छुट्टी मिली इन लोगों को, नौकरी वाले लोग हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। लोग ज़्यादातर अपने बारे में सोचते हैं, अपने घर परिवार के बारे में सोचते हैं, और इससे भी ज़्यादा कोई सोचता है तो वो बहुत बड़ी बात है, अपने समाज के बारे में सोचता है। तो बहुत अच्छा बोला है उन्होंने, बहुत अच्छी बातों को समझाया है। मैं पुनः एक बार उनका धन्यवाद करता हूँ। और सिर्फ एक ही बात मैं कहूँगा, ज़्यादा नहीं, कि बादल आपने पढ़ाई करी है बेटा वहाँ से GBU से, अब आप जॉब कर रहे हो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में जब पढ़ते थे तो आपने जब जातिवाद फेस किया? ठीक है, क्योंकि आप जातिवाद क्यों फेस नहीं करा उसके पीछे दो बात बताऊंगा। और मैनेजमेंट में जातिवाद सुना है आपने कि मैनेजमेंट में जातिवाद है? मैनेजमेंट में ज्यादा है, थोड़ा है, ज्यादा है, मतलब मैनेजमेंट में जातिवाद है। लगभग 5000 बीघे से ज्यादा में बनाई थी एक यूनिवर्सिटी। किसने बनाई? बहन मायावती जी ने बनाई, आपकी नेता ने बनाई, एकेडमी बनाई, यूनिवर्सिटी बनाई, जिसमें देश विदेश के बच्चे पढ़ते हैं और ये भी वहां से पढ़ के आए हैं। लेकिन वहां लगभग एक जाति के लोगों ने ऐसा कब्जा कर रखा उस यूनिवर्सिटी पे कि वहां किसी और को घुसने नहीं देते, ऐसा ही है। और वहां मैनेजमेंट में इतना ज्यादा जातिवाद है, बहुत ज्यादा, जबकि वो बनाई किसने? हमारी नेता ने बनाई। दूसरा, हमारी भाभी लगती हैं, आप नौकरी करती हैं आगरा में, जातिवाद है जी? जातिवाद है। अच्छा आज तो बहुत कम है, मैं बस ज्यादा नहीं 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। सबसे पहली बात, हमने ये बसपा बनाई क्यों थी? मान्यवर साहब तो A1 अधिकारी थे, बहुत बड़े अधिकारी थे। विधायक की लड़की का रिश्ता आया था, वो अपने घर से निकल आए। बहन जी IAS DM बनने की तैयारी कर रही थी, वो भी जब घर परिवार को छोड़ के चली आई। तो इस पार्टी को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? आप लोग बताओ, पीछे क्यों बनाई पार्टी हमने? लीडरशिप चाहिए। तो लीडरशिप से क्या मिलता है? अधिकार मिलते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, सच है, किस कहानी नहीं, किस्सा है, बिल्कुल सच्ची कहानी है। हमारे दक्षिण भारत में एक जगह है और उस जगह का नाम था त्रावणकोर रियासत। बाद में हैदर अली और टीपू सुल्तान वहां के राजा रहे। नाम सुने आप लोगों ने? हैदर अली, टीपू सुल्तान के। ये मैसूर रियासत थी जिसमें कर्नाटक राज्य पड़ता है। उस राज्य में वहां के राजाओं ने नियम बना रखे थे कि अगर कोई दलित महिला अगर घर से बाहर निकल के जाएगी और उसको अपना शरीर ढकना यहां से ऊपर का, तो शरीर को ढकने के लिए उसे टैक्स देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो शरीर नहीं ढकोगी, नंगी रहोगी। ये वहां हजारों लाखों महिलाएं के साथ ऐसा होता था। और हमारे समाज में खाने के लिए तो अनाज था नहीं, तो वो बड़ा या तो रात के अंधेरे में निकलते या दिन में निकलते, सुबह सुबह ऐसे निकलते जहां कोई ना मिले। और कभी कभार जब मजबूरी होती तो बहन बेटियां ऐसे ही निर्वस्त्र होकर के बिना कपड़ों के जाती और ऐसे अपने आप को ढकती, बड़ा मजबूरी से। आप जरा इस बात को फील करो कि उन महिलाओं को कैसा लगता होगा। ये सोच के हमारे अंदर एक आग सी लग जाएगी कि ऐसा होता था। और ये काम 2-4 साल नहीं, हजारों साल हुआ। दादी, उसकी बहू, उसकी बेटी, सब ऐसे ही निर्वस्त्र, और ना कोई कहने वाला ना कोई सुनने वाला। कहोगे जान से मार दिए जाओगे। तो एक ऐसे ही एक महिला थी, नांगेली नाम की महिला थी, बड़ी बहादुर महिला। उसने कहा कि मैं अपने शरीर को ढकूंगी क्योंकि ये मेरा अधिकार है।
आपको जो करना है कर लो। तो उसके घर पे राजा ने उस समय जो सैनिक थे उनको भेजा, अधिकारियों को भेजा, और ये कह के भेजा कि या तो इससे टैक्स लेके आओ या ये कपड़े ना पहनने पाए। तो उस महिला ने इनकार कर दिया, मैं तो ये कपड़े नहीं उतारूंगी और टैक्स भी नहीं दूंगी। तो ज्यादा जोर जबरदस्ती हुई, घर वालों को मारा पीटा गया। तो घर के अंदर गई, घर ही क्या तो झोपड़ियां थी, अंदर गई और जाकर के उसने चाकू से अपने दोनों स्तन काट दिए और बाहर फेंक दिए, ये लो ले जाओ, लेकिन कपड़ा तो मैं पहनूंगी। उसके बाद बहुत ज्यादा खून बहा और वो मर गई। आज उसे हम लोग उनकी शहादत को याद करते हैं। उसके बाद उस जात के लोगों ने, जात इसलिए कह रहा हूं ताकि पूरे वर्ग पे नहीं हटाया गया, पूरे जात के लोगों ने वहां पर हंगामे किए, हड़ताल करी, लड़ाई लड़ी, तब जाकर के वहां से वो कानून हटाया गया। लेकिन केवल एक जात से, बाकी सारी जातियों पर लागू रहा। बाकी सारी जातियों को जो महिलाएं हैं वो ऐसे ही रहेंगी। अब बता जरा इस बात को सोच के देखो कितना दर्द भरा ये मंजर रहा होगा, कैसे वो महिलाएं जीती होंगी और कैसे वो अपना जीवन काटती होंगी। थोड़ा और ऊपर को आ जाओ, महाराष्ट्र की तरफ आ जाओ। महाराष्ट्र में राजा महाराजा रहे, वहां पर नियम यह था कि जब भी दलित समाज के, अछूत समाज के लोग घर से बाहर निकलेंगे, जैसे हम लोग आप लोग आज चले जाते हैं, बढ़िया कपड़े पहने, बढ़िया बाइक निकाली, गाड़ी निकाली, चल दिए। लेकिन पहले जब आप घर से निकलोगे तो पहली बात तो सुबह और शाम में नहीं निकलोगे, क्योंकि सुबह और शाम में छांव होती है, उसमें हाई कास्ट के लोग निकलेंगे। आप धूप में निकलोगे, तो जब धूप में निकलोगे तो तुम्हारे पीछे एक झाड़ू बंदी होनी चाहिए, बोरी बंदी होनी चाहिए, तुम्हारे पैर के निशान ना पड़ने पाए, क्योंकि पैर के निशानों पर अगर किसी और का पैर पड़ गया तो वो अछूत हो जाएगा। लेकिन वहां पर भी कोई कहने वाला ना सुनने वाला, हजारों सालों तक ये व्यवस्थाएं लागू रही। तो जब बाबा साहब ने पढ़ाई लिखाई करी और इन सारी चीजों को बड़े नजदीक से देखा बाबा साहब ने कि यार हमारे बुजुर्गों ने क्या क्या झेला है, हमारे माओं ने, हमारी दादियों ने, हमारी बुआओं ने, हमारे माता पिताओं ने, हमारे चाचा ताऊओं ने कितना अपमान झेला है। तो बाबा साहब ने पढ़ाई लिखाई करके संविधान बनाया और एक मिशन शुरू किया कि अगर सच में हमें बराबरी चाहते हैं, शोषण से मुक्ति चाहते हैं, बलात्कार से मुक्ति चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि ये जो दुर्दशा हमारे समाज की हुई पड़ी है खत्म हो जाए, तब बाबा साहब ने एक मिशन शुरू करा। उस मिशन का उस समय नाम कुछ और था। जब मिशन बहुत ज्यादा कमजोर हो गया तो मान्यवर काशीराम साहब ने एक किताब पढ़ी और उस किताब में लिखा हुआ था कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। तो तब बाबा साहब ने अपनी नौकरी छोड़ी, मान्यवर साहब ने नौकरी छोड़ी, और नौकरी छोड़ने के बाद में उन्होंने तब एक पार्टी बनाई जिसका नाम था बहुजन समाज पार्टी, और जिसका काम था कि जो लड़ाई बाबा साहब ने छेड़ी थी इन लोगों के खिलाफ, जो ऐसा करते थे और चाहते हैं जो ऐसा ही रहे, उनकी उस मानसिकता को हमेशा हमेशा के खत्म करने के लिए बीएसपी बनाई गई। और बीएसपी जब बनी तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आती थी कि हमारी जो माताएं बहनें थी वो दूसरों के खेतों में काम करने जाती थी, क्योंकि खेत हमारे पास थे नहीं। तो जब दूसरों के खेतों में काम करने जाती थी तो वो घटिया मानसिकता के लोग ये समझते थे कि भाई ये इनके संग हम जो है शारीरिक इनका शोषण भी कर सकते हैं, इनका बलात्कार भी कर लो, हाथ पकड़ लो, छेड़ दो, कमेंट कर दो, ये क्या कहेगी, खाने को ना जाना कल फिर आएगी यहीं पे काम करने के लिए। तो जब पहली सरकार हमारी बनी तो पहली सरकार में हमने अपने इन्हीं गरीब लोगों को 5-5 और 6-6 बीघे के पट्टे दिए बहन जी ने, जिससे कि ये 5-5, 6-6 बीघे के मालिक हो जाएंगे। तो इनको कभी किसी के खेतों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना इनके संग कभी कोई बदतमीजी होगी, ना बलात्कार होगा, ना इनके ऊपर कोई अभद्र टिप्पणी होगी। तो पहला कदम हम लोगों ने ये उठाया। दूसरा, आज हमारे नौजवान पढ़ाई करते हैं, फीस गई थी, लाखों गई थी, लेकिन जब हमारी सरकार थी तब 1 पैसा फीस का नहीं जाता था ना। स्कॉलरशिप सारा पैसा बहन जी के यहां से जनरेट होता था, कितना भी पढ़ लो, लेकिन आज लाखों रुपए देने पड़े ना। अब जरा सोचो, हमने एक बच्चा पढ़ा लिखा के आगे निकाला, लेकिन अगर ये व्यवस्थाएं फ्री होती तो हमारे हजारों बच्चे नहीं पढ़ रहे होते।
जब सरकार थी तो हमने हजारों करोड़ रुपए अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए दिया, लेकिन आज आपको जेब से पैसा भरना पड़ेगा। आपकी स्कॉलरशिप काट दी इन लोगों ने, तो आपके सारे बढ़ने के रास्ते बंद कर दिए। ना जमीन मिल रही, ना शिक्षा मिल रही, और जैसे आगे पढ़ोगे पैसा है तो पढ़ लो, वरना बहुत बुरी स्थिति है। और जातिवाद तो आपको देखने को मिलेगा ही। जब तक आप कुछ भी नहीं हो, जब तक तो जातिवाद नहीं है। जैसे ही आप आगे बढ़ने शुरू हो जाओगे, जातिवाद भी फेस करना पड़ेगा, भेदभाव भी फेस करना पड़ेगा, और हो सके आपकी जड़ भी काटी जाएंगी, टिकने नहीं देंगे लोग। आज बहन जी को ऐसे ही नहीं बुरी स्थिति में डाल दिया इन लोगों ने, सबके सब एक हुए पड़े कि ये अगर दोबारा से मुख्यमंत्री बन गई तो ये दोबारा से गरीबों में जमीन बांटेगी, जो दोबारा से इनको पढ़ा लिखा देंगी, दोबारा से ताकतवर हो जाएंगे, दोबारा से हमारे बराबर मां के बैठेंगे जो कभी हमारे सामने खड़े नहीं होते थे। तो लड़ाई आज भी वही है जो पहले थी। तो इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, बहन जी उसका नेतृत्व कर रही है। तो हम सब लोगों को जितना साथ दे सके उतना अच्छा है। ये लड़ाई रोटी पानी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई अधिकारों की, मान सम्मान की लड़ाई है। रोटी तो बहन जी की सरकार आ जाए या किसी और की आए, कमाना तो हमें ही पड़ेगा, खाना हमें अपने घर में ही पड़ेगा। ये लड़ाई है नाक की, ये लड़ाई है अधिकारों की, ये लड़ाई है हमारे बच्चों को आगे बढ़ाने की। हम अगर सरकार में रहेंगे तो अपने बच्चों के बारे में सोचेंगे, और वो रहेंगे तो वो नहीं सोचते, वो तो जड़ काटते हैं। उनका काम यही है ये लोग कैसे भी करके आगे ना बढ़ जाएं। तो बस इतनी ही बात कहूंगा। बाकी तो बाहर से जो आए हो आपका पुनः स्वागत है दोबारा, और इसी के साथ में जय भीम, जय भारत। आप बोलना चाहते हो तो थोड़ा सा बोल लो। हमारे बीच में मनोज जी हैं, इनके भाई हैं,